तो आज स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन, जो क्लास 7th का भी पोर्शन है, क्लास 9th में भी है, क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी है। यहाँ तक कि अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आवर बॉडी कॉम्प्लेक्स इज लिविंग मशीन। जो हमारी बॉडी है वो एक तरीके से जटिल लिविंग मशीन है। ऐसी मशीन जो लिविंग है और कॉम्प्लेक्स भी है। जैसे द डिफरेंट एक्टिविटीज आवर बॉडी डज रिक्वायर एक्सपेंडर ऑफ एनर्जी। मतलब अपनी बॉडी है अलग अलग एक्टिविटीज़ करती है जिसको करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। जैसे कि एक्टिविटी लाइक रनिंग करेगी, खेलेगी, बॉडी अपनी एक्टिविटीज़ करेगी, मतलब अब हम ही लोग करेंगे लेकिन बॉडी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा। फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा, द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसके अंदर बॉडी के अंदर अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी। जैसे न्यूट्रिशन, खाना को जो हम खाएंगे उसको पचाना, एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना। और ये दोनों प्रोसेस ऐसी हैं जो इसेंशियल हैं, और इन दोनों प्रोसेस को करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी, जो कहाँ से मिलेगी? फूड से। यानी फूड खाएंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाएगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद में एनर्जी मिलेगी। इतना हम लोग जानते हैं। अब पढ़ते हैं रेस्पिरेशन क्या है। तो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन। हैव यू नोटिस पीपल टेकिंग अ ब्रिस्क वॉल अर्ली इन द मॉर्निंग? कुछ लोग हैं मॉर्निंग में टहलने जाते हैं, जॉगिंग करते हैं पार्क में। वाई डू दे प्रेफर द मॉर्निंग हॉवर फॉर दिस एक्टिविटीज़? वो दिन में मतलब वो मॉर्निंग में ही क्यों ये एक्टिविटीज़ प्रेफर करते हैं? दिस इज़ बिकॉज क्योंकि मॉर्निंग की जो एयर होती है वो क्लीन होती है, उसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। दे आल्सो फील रिफ्रेश एंड एनर्जिक। तो उस टाइम ये फील करते हैं रिफ्रेश अपने आप को और एनर्जेटिक करते हैं, क्योंकि एक अच्छी अमाउंट में एक अच्छी हमको ऑक्सीजन मिलती है। वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? अभी एनर्जी कहाँ से आती है वो देखते हैं। द फूड दैट वी ईट एज एनर्जी स्टोर्ड इन इट। जो खाना हम खाते हैं वो बाद में एनर्जी में कन्वर्ट होनी ही है और होती भी है। जॉगिंग और टेकिंग अ ब्रिस्क वॉल इनेबल अ पर्सन टू ब्रीथ इन फास्टर कंपेयर टू नॉर्मल टाइम्स ऑफ द डे। तो सुबह के टाइम में अच्छी रिच ऑक्सीजन मिलेगी, क्लीन हवा मिलेगी, तो इसलिए जो इंसान वॉक कर रहा है तो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन जाएगी और एनर्जी बनेगी खाने से। दस मोर एनर्जी इज टेकन इनटू अवर लंग्स। तो इस हिसाब से हमारी ऑक्सीजन लंग्स में चली जाती है। दिस ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल ऑफ अवर बॉडी। बाद में जो ऑक्सीजन लंग्स से आई है फिर लंग्स से वो पूरे बॉडी में जाएगी सेल के रास्ते। इन दिस सेल द डाइजेस्टिव फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज CO2 एंड एनर्जी। उस समय जो हमारी ऑक्सीजन गई है वो खाने को तोड़ेगी CO2 में और एनर्जी में। ठीक है। दिस एनर्जी इज मेड अवेलेबल ऑल दिस सेल टू कैरी बायोलॉजिकल फंक्शन। दिस इज अ रोल ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन का रोल ये बताया गया है कि जैसे हमने क्या किया, खाना खाया, ठीक, और ऑक्सीजन ली। मतलब एक तरीके से इसको लिख के समझते हैं। ये हमारा फूड है, ये फूड गया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ ग्लूकोज बना, क्या? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से जो एनर्जी बनेगी वहाँ O2 जरूरत पड़ेगी, यानी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से जो ऑक्सीजन आ रही है हमारी रेस्पिरेशन से, ब्रीथिंग करने से ऑक्सीजन बाहर से आ रही है। अब जब बॉडी में जाएगी ग्लूकोज के पास में, ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन मिलेगी तो किस में बदलेगा? एनर्जी में और CO2 में। और CO2 हम बाहर निकाल देते हैं, एनर्जी अपने फंक्शन के लिए यूज में ले लेते हैं। ये हो गया रेस्पिरेशन का रोल। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। अब वो देखते हैं। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल एक्ट ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें रिच ऑक्सीजन अपने अंदर जाती है बॉडी में, और रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आउट ऑफ द बॉडी। और CO2 है वो बॉडी से बाहर जाती है नोज के रास्ते। इसे कहते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग दो तरीके से होती है। ब्रीथिंग के दो टाइप्स हैं, एक इनहेलेशन यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, फिर एक्सहेलेशन यानी CO2 को बाहर छोड़ना। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें खाना टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये चीज़ बॉडी की सेल में होती है, यानी सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोनों में ये डिफरेंस हुआ कि फिजिकल प्रोसेस ब्रीथिंग है और केमिकल प्रोसेस रेस्पिरेशन है। ब्रीथिंग में ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है, लेकिन रेस्पिरेशन में जो खाना हम खा लेते हैं वो ग्लूकोज बन गया है। अब ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलेगी तभी वो एनर्जी में बदलेगा, और एनर्जी मिलेगी तभी हमारी बॉडी है वो आगे वर्क एक्टिविटीज़ कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
देयर आर टू मोड ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। दो तरीके से रेस्पिरेशन पाई जाती है, एक एरोबिक एक एनारोबिक। एरोबिक में क्या है, मोस्ट ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करने के लिए ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में उन्हें ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है। द ब्रेकडाउन ग्लूकोज टू CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती हैं जो खाना खाए हैं हम लोग, वो ग्लूकोज में टूट चुका है, फिर ग्लूकोज में दोबारा टूटेगा एनर्जी में, इस समय ऑक्सीजन चाहिए, यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटेगा CO2 वाटर और एनर्जी में, ऐसी चीज़ों को हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। इतना याद रखो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखो एक रिएक्शन से दिखाया गया है। शुगर यानी फूड है, जैसे ही ऑक्सीजन मिली वैसे ही एनर्जी में बदल गया, CO2 में बदल गया और पानी में बदल गया। ये एरोबिक की निशानी है, यानी एरोबिक में क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ही ब्रीथिंग है, जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। इन दिस स्टेप ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड CO2 रिलीज्ड। तो इस वाले स्टेप में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और CO2 है वो रिलीज होती है। ठीक है, एक्टिविटी बाद देखते हैं। अब इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन को देखते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द सेल विच यूटिलाइज ऑक्सीजन प्रोड्यूस एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड मॉलिक्यूल इनटू CO2 एंड वाटर इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब ये कहना चाहता है, जो हमारी ऑक्सीजन अंदर गई है, लंग्स की हेल्प से ब्लड में पहुंची है, फिर ब्लड से ग्लूकोज में गई है, ग्लूकोज ने तोड़ा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ठीक है ना, जैसे ये वाली रिएक्शन, कौन सी, ये वाली, वही दिखाया गया है। ये हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन की रिएक्शन। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रेफर ब्रीथिंग, द टर्म रेस्पिरेशन रेफर द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो ब्रीथिंग है, और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है। इतना हमको याद हो गया। अब नॉर्मली देख लो कैसे होता है। देखो ये नोज है, ठीक, उसके बाद में सीधा हमारा फेरिक्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद एल्वोलाई। एल्वोलाई है, ये है ब्लड से कनेक्ट। तो यहाँ एल्वोलाई ऑक्सीजन देगी ब्लड को, और ब्लड वापस देगा CO2 वापस देगा और वापस चले जाएंगे। अब आगे चलते हैं। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एन लग गया यानी एब्सेंट, वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट हो। देखो लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये शुगर है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगी, जिससे इथाइल अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगी। इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ईस्ट में पाई जाती है। यानी अल्कोहल बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल, इस एनारोबिक रेस्पिरेशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ह्यूमन में लिखा गया है मैकेनिज्म कैसे होती है। लंग्स आर द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए कौन, लंग्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स, यानी चेस्ट वाले पोर्शन रहते हैं ये कौन, लंग्स। प्रोटेक्ट रहते हैं रिबकेज से, जो रिबकेज है उससे प्रोटेक्ट रहते हैं। डोम शेप मसल्स इज प्रेजेंट बिनीथ द लंग्स। एक डोम शेप की मसल्स रहती है जो लंग्स के नीचे पाई जाती है। इट इज कॉल्ड डायफ्राम, जिसे डायफ्राम कहते हैं। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिबकेज। जब ब्रीथ कोई सांस लेता है उस समय डायफ्राम का मूवमेंट होता है। तो इसको डायग्राम में देखते हैं। ये यहाँ पे ये देखो, ये बोला गया, ये वाला जो पोर्शन है ये, इसे डायफ्राम कहते हैं ये, और ये लंग्स है, ठीक, और ये ट्रैकिया है और ये लैरिंग्स है। तो नाकियाई, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर दो भागों में बट गया ये ब्रोंकियाई, और ये दोनों लंग्स लगे हैं। इनके अंदर हुआ कौन, एल्वोलाई, और ये भेजेंगे किसको, ब्लड को, ऑक्सीजन, और यहाँ ब्लड वापस भेजेगा CO2, और इसी रास्ते वापस चली जाएगी। ये हो गई मैकेनिज्म, इस तरीके से मैकेनिज्म होती है। फिर भी एक बार ब्रीथिंग के मैकेनिज्म देख लेते हैं क्या है। लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अवर बॉडी। जानते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मेनली लंग्स हैं। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन द एयर टाइट चेस्ट कैविटी। थोरैक कैविटी में लंग्स हमारे रहते हैं।
दिस कैविटी सराउंडेड बाय रिब्स, ये कैविटी किससे सराउंडेड है? रिब्स से, यानी जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो। अ लार्जर मस्कुलर डायफ्राम फ्रॉम इट्स फ्लोर, जो नीचे तरफ दिखा है वो डायफ्राम रहता है। दिस डायफ्राम सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को दोनों को एक सेपरेशन देता है कौन? डायफ्राम। द मसल्स ऑफ डायफ्राम मूव टुगेदर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब ब्रीथिंग या हम लेंगे या फिर छोड़ेंगे तो डायफ्राम का मूवमेंट होता है। तो ये नीचे लिखा है कैसे? ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड, जब इंसान सांस लेता है उस समय रिब्स मूव अप होती हैं और आउटवर्ड साइड होती हैं और डायफ्राम नीचे झुकता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी, इसलिए वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इसमें इंक्रीज होता है। लंग्स एक्सपेंड होते हैं जिसकी वजह से प्रेशर लंग्स के अंदर जाता है और अच्छी हवा उसमें चली जाती है। तो ड्यूरिंग सांस लेने के समय चेस्ट एक्सपेंड होता है। और एक्सलेशन में उल्टा होगा। ड्यूरिंग एक्सलेशन जब ब्रीथ आउट करते समय रिब्स डाउन होंगी इनवर्ड की तरफ और डायफ्राम मूव अप करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी CO2 पहुंच जाएगी किसके पास? लंग्स के पास में, और नोज के रास्ते बाहर चली जाएगी और इसमें वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया मैकेनिज्म। अब एक अच्छी बात ये है कि यू हैव लर्न दैट ह्यूमन बींग रेस्पायर थ्रू देयर लंग्स, जो ह्यूमन बींग है वो लंग्स से रेस्पायर करते हैं। अदर मैमल्स लाइक कैट, डॉग, मंकी, हॉर्स टू हैव लंग्स, ये लोग भी हैं लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है लाइक अमीबा, इनके पास ब्रीथिंग के लिए ऑर्गन नहीं रहते हैं, तो ये ब्रीथिंग किससे करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन से। लेकिन और एनिमल्स का क्या होता है? जैसे इंसेक्ट, तो इंसेक्ट हैव स्मॉल ओपनिंग इन द बॉडी नॉन स्पाइरकल्स, क्या स्पाइरकल्स होते हैं छोटे एनिमल्स के बीच में। देयर आर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिनके अंदर बहुत सारे ट्यूब्स होंगे जिन्हें ट्रैकिया कहते हैं। तो इस ट्रैकिया की हेल्प से ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एयर है वो अंदर लेते हैं। इंटर द इंसेक्ट बॉडी थ्रू द स्पाइरकल्स, स्पाइरकल्स के रास्ते एयर अंदर जाएगी और ट्रैकियल ट्यूब के रास्ते पूरे बॉडी में पहुंचेगी। एयर इट रीच द सेल, बाद में सेल पे पहुंचेगी। एंड नाउ रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट, फिर वहां से CO2 वापस हो जाएगी ट्रैकियल ट्यूब के रास्ते हुए और स्पाइरकल से स्पाइरकल से वापस कर जाएगी। तो इस तरीके से इनका रेस्पिरेशन होता है। अब बात ये आती है कि रेस्पिरेशन का यूज़ क्या है। तो पहले हमने पीछे पढ़ा है कि मेनली रेस्पिरेशन का यूज़ है जो ग्लूकोज टूटेगा एनर्जी में, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम चलेंगे कैसे, एक्टिविटी कैसे करेंगे, सांस कैसे लेंगे, खाना कैसे पचेगा, दिमाग कैसे पचेगा। तो इसलिए हमको जितना खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद में जब ऑक्सीजन मिलती है इसको, तब वो हमें एनर्जी देता है। तो ये हो गया मेन रोल किसका? रेस्पिरेशन का। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना किसमें, रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? खाना टूटता है किसमें? एनर्जी में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ब्रीथिंग में नॉर्मली सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। ये इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन का चैप्टर खत्म हुआ। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम मिलते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए।